अध्याय 19। आदिम का आह्वान। जब से टार्ज़न ने उस महान मानववंशी कबीले को छोड़ा था जिसमें वो पला बड़ा था, तब से यह कबीले लगातार कलह और कलह से जूझ रहा था। टेरकोस एक क्रूर और मनमौजी राजा साबित हुआ, इसलिए एक एक करके कई बूढ़े और कमजोर वानरों ने, जिन पर वह अपनी क्रूर प्रकृति को निकालने के लिए विशेष रूप से प्रवृत्त था, अपने परिवारों को साथ लेकर दूर के अंदरूनी इलाकों की शांति और सुरक्षा की तलाश की। लेकिन अंततः जो लोग बचे थे वे टेरकोस के निरंतर अत्याचारों के कारण हताश हो गए, और ऐसा हुआ कि उनमें से एक को टार्ज़न की विदाई चेतावनी याद आ गई। अगर आपका सरदार क्रूर है तो दूसरे वानरों की तरह न करें और आप में से कोई भी अकेले ही उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश न करें, बल्कि इसके बजाय आप में से 2 या 3 या 4 लोग मिलकर उस पर हमला करें। फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी सरदार अपने से अलग होने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आप में से 4 लोग किसी भी सरदार को मार सकते हैं जो कभी भी आपके ऊपर आ सकता है। और जिस बंदर को ये बुद्धिमानी भरी सलाह याद आई, उसने इसे अपने कई साथियों को दोहराया, जिससे जब टेरकोस उस दिन जनजाति में वापस लौटा तो उसने पाया कि उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। कोई औपचारिकता नहीं थी। जैसे ही टेरकोस समूह के पास पहुंचा, 5 विशाल बालों वाले जानवर उस पर झपट पड़े। वो हृदय से नितांत कायर था, जो कि वानरों तथा मनुष्यों में भी गुंडों का स्वभाव है, इसलिए वह लड़ने तथा मरने के लिए नहीं रुका, बल्कि जितनी जल्दी हो सका स्वयं को उनसे अलग कर लिया तथा जंगल की शाखाओं में छिपकर भाग गया। उसने कबीले में वापस आने के लिए 2 और प्रयास किए, लेकिन हर बार उस पर हमला किया गया और उसे भगा दिया गया। अंत में उसने हार मान ली और क्रोध और घृणा से भरा हुआ जंगल की ओर लौट गया। कई दिनों तक वह लक्ष्यहीन भटकता रहा, अपने द्वेष को पालता रहा और किसी कमजोर चीज की तलाश करता रहा जिस पर वह अपना दबा हुआ गुस्सा निकाल सके। इसी मनःस्थिति में वह भयानक मनुष्य जैसा जानवर पेड़ से पेड़ पर झूलता हुआ अचानक जंगल में 2 महिलाओं के सामने आ गया। जब उसने उन्हें देखा तो वह उनके ठीक ऊपर था। जेन पोर्टर को उसकी मौजूदगी का पहला आभास तब हुआ जब वह विशाल बालों वाला शरीर उसके बगल में जमीन पर गिरा और उसने भयानक चेहरा और गुर्राता हुआ घिनौना मुंह देखा जो उसके 1 फुट के भीतर घुसा हुआ था। एक तीखी चीख उसके होठों से निकली जब उस क्रूर हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। फिर उसे उन भयानक नुकीले दांतों की ओर खींचा गया जो उसके गले पर जम गए थे। लेकिन इससे पहले कि वे उस गोरी त्वचा को छू पाते, एक और मनोदशा ने मानवरूपी को अपने कब्जे में ले लिया। जनजाति ने उसकी महिलाओं को रख लिया था। उसे उनकी जगह लेने के लिए दूसरों को ढूंढना होगा। ये बाल रहित सफेद बंदर उसके नए घर का पहला सदस्य होगा, और इसलिए उसने उसे अपने चौड़े बालों वाले कंधों पर जोर से फेंका और जेन को दूर ले जाते हुए पेड़ों पर वापस कूद गया। एस्मेरल्डा की डरावनी चीख एक बार जेन की चीख के साथ मिल गई थी, और फिर जैसा कि आपातकालीन स्थिति के तनाव में एस्मेरल्डा का व्यवहार था, जिसके लिए दिमाग की उपस्थिति की आवश्यकता थी, वह बेहोश हो गई। लेकिन जेन ने एक बार भी होश नहीं खोया। ये सच है कि उसके चेहरे के पास दबा वह भयानक चेहरा और उसकी नाक में घुसती बदबूदार सांसों ने उसे आतंक से जकड़ लिया था, लेकिन उसका दिमाग साफ था और वह जो कुछ भी हुआ था उसे समझ रही थी। उसे अद्भुत गति से वह जानवर जंगल में ले गया, लेकिन फिर भी वह न तो चिल्लाए और न ही संघर्ष किया। बंदर के अचानक आने से वह इतनी भ्रमित हो गई कि उसे लगा कि अब वो उसे समुद्र तट की ओर ले जा रहा है। इस कारण उसने अपनी ऊर्जा और अपनी आवाज को तब तक बचाकर रखा जब तक कि वो ये नहीं देख सकी कि वे शिविर के इतने निकट आ गए हैं कि उसे वह सहायता मिल गई जिसकी उसे लालसा थी। वो ये नहीं जानती थी, लेकिन वह अभेद्य जंगल में दूर दूर तक ले जाई जा रही थी। वह चीख जिसने क्लेटन और 2 वृद्ध व्यक्तियों को झाड़ियों के बीच से लड़खड़ाते हुए बाहर निकाला था, वानरों के टार्ज़न को सीधे उस स्थान पर ले गई थी जहां एस्मेरल्डा लेटी हुई थी, लेकिन वह एस्मेरल्डा नहीं थी जिसमें उसकी रुचि केंद्रित थी। यद्यपि उसके ऊपर रुककर उसने देखा कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। एक क्षण तक उसने नीचे की जमीन और ऊपर के पेड़ों को ध्यान से देखा, जब तक कि उसके अंदर प्रशिक्षण और वातावरण के कारण जो बंदर था, उसने जन्मजात बुद्धि के साथ मिलकर उसकी अद्भुत काष्ठकला से पूरी कहानी इतनी स्पष्टता से नहीं बता दी,
मानो उसने ये सब अपनी आंखों से घटित होते देखा हो। और फिर वह फिर से लहराते पेड़ों के बीच चला गया, उस ऊंचे ऊंचे निशान के पीछे पीछे, जिसे कोई अन्य मानवीय आंख नहीं देख सकती थी, और उसका अनुवाद करना तो दूर की बात थी। शाखाओं के सिरों पर, जहां मानवरूपी प्राणी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता है, वहां निशान को चिन्हित करने के लिए सबसे ज्यादा जगह होती है, लेकिन शिकार की दिशा को इंगित करने के लिए सबसे कम जगह होती है, क्योंकि वहां दबाव हमेशा नीचे की ओर होता है, शाखा के छोटे सिरे की ओर, चाहे वह पेड़ से बाहर निकल रहा हो या अंदर। पेड़ के केंद्र के पास, जहां मार्ग के संकेत कमजोर हैं, दिशा स्पष्ट रूप से चिन्हित है। यहाँ इस शाखा पर एक कैटरपिलर को भगोड़े के बड़े पैर ने कुचल दिया है, और टार्ज़न सहज रूप से जानता है कि अगले कदम में वही पैर कहाँ लगेगा। यहाँ वह नष्ट हो चुके लावा का एक छोटा सा कण ढूंढता है, जो अक्सर नमी के एक कण से ज्यादा नहीं होता। फिर खुरचने वाले हाथ से छाल का एक छोटा सा टुकड़ा उलट गया है, और टूटने की दिशा मार्ग की दिशा को इंगित करती है। या किसी बड़े अंग या पेड़ के तने को बालों वाले शरीर ने छू लिया है, और बाल का एक छोटा सा टुकड़ा उसे बताता है कि वह छाल के नीचे किस दिशा से फंसा हुआ है, कि वह सही रास्ते पर है। नहीं, उसे भागते हुए जानवर की इन धुंधली सी आवाज़ों को पकड़ने के लिए अपनी गति पर नियंत्रण करने की जरूरत है। टार्ज़न के लिए वे पत्तेदार रास्ते पर मौजूद अन्य असंख्य निशानों, चोटों और चिन्हों के बीच निर्भीक रूप से खड़े हैं। लेकिन सबसे मजबूत गंध है, क्योंकि टार्ज़न हवा का पीछा कर रहा है, और उसके प्रशिक्षित नथुने एक शिकारी कुत्ते की तरह संवेदनशील हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि निम्न वर्ग के लोगों को प्रकृति ने मनुष्य की तुलना में बेहतर घ्राण तंत्रिकाएं प्रदान की हैं, लेकिन ये केवल विकास का मामला है। मनुष्य का जीवित रहना उसकी इंद्रियों की पूर्णता पर इतना निर्भर नहीं करता। उसकी तर्क करने की शक्ति ने उन्हें उनके कई कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है, और इसलिए वे कुछ हद तक क्षीण हो गए हैं, जैसे कान और खोपड़ी को हिलाने वाली मांसपेशियां, केवल उपयोग न किए जाने के कारण। कान के आसपास और खोपड़ी के नीचे मांसपेशियां होती हैं, और तंत्रिकाएं भी होती हैं जो मस्तिष्क तक संवेदनाएं पहुंचाती हैं, लेकिन वे कम विकसित होती हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं होती। वानरों के टार्ज़न के साथ ऐसा नहीं था। बचपन से ही उसका जीवित रहना दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श और स्वाद की तीक्ष्णता पर निर्भर था, न कि धीरे धीरे विकसित होने वाले तर्क अंग पर। टार्ज़न में स्वाद की भावना सबसे कम विकसित थी, क्योंकि वह स्वादिष्ट फल या कच्चा मांस खा सकता था, जिसे वह लगभग समान रूप से लंबे समय तक दबा कर रखता था, लेकिन इसमें वह अधिक सभ्य भोजन प्रेमियों से थोड़ा भिन्न था। लगभग चुपचाप वानर मानव टेरकोज़ और उसके शिकार के पीछे पीछे तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके आने की आवाज़ भागते हुए जानवर के कानों तक पहुंची और उसने और अधिक तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 3 मील की दूरी तय करने के बाद टार्ज़न ने उन्हें पकड़ लिया, और तब टेरकोज़ ने देखा कि आगे भागना व्यर्थ है, इसलिए वह एक छोटे से खुले मैदान में जमीन पर गिर पड़ा, ताकि वह मुड़कर अपने पुरस्कार के लिए लड़ सके, या यदि वह देखे कि पीछा करने वाला उससे अधिक शक्तिशाली है, तो बिना किसी बाधा के भाग सके। उसने अभी भी जेन को एक बड़े हाथ से पकड़ रखा था, जबकि टार्ज़न एक तेंदुए की तरह उस अखाड़े में घुस रहा था जिसे प्रकृति ने इस आदिम जैसे युद्ध के लिए प्रदान किया था। जब टेरकोज़ ने देखा कि यह टार्ज़न ही था जो उसका पीछा कर रहा था, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह टार्ज़न की महिला थी, क्योंकि वे एक ही प्रकार की थीं, श्वेत और बाल रहित, और इसलिए उसने अपने घृणित शत्रु से दोहरा बदला लेने के इस अवसर पर खुशी मनाई। जेन के लिए इस देवता समान व्यक्ति का विचित्र आभास बीमार नसों के लिए शराब के समान था। क्लेटन और उसके पिता तथा मी फिलिंडा ने जो विवरण उसे दिया था, उससे वह जानती थी कि यह वही अद्भुत प्राणी होगा जिसने उन्हें बचाया था, और वह उसमें केवल एक रक्षक और मित्र ही देखती थी। लेकिन जब टेरकोज़ ने टार्ज़न के हमले का सामना करने के लिए उसे जोर से धक्का दिया, और उसने बंदर के विशाल आकार और शक्तिशाली मांसपेशियों और भयंकर नुकीले दांतों को देखा, तो उसका दिल कांप उठा। कोई ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को कैसे हरा सकता है? वे 2 हमलावर बैलों की तरह एक दूसरे के पास आए और 2 भेड़ियों की तरह एक दूसरे का गला घोंचने की कोशिश की। बंदर के लंबे नुकीले दांतों के सामने आदमी के चाकू की पतली धार लगी हुई थी।
जेन उसका लचीला युवा शरीर एक बड़े पेड़ के तने से सटा हुआ, उसके हाथ उसकी उठती गिरती छाती पर कसकर दबाए हुए, और उसकी आंखें भय, मोह, डर और प्रशंसा के मिश्रण से फैली हुई, आदिम वानर को आदिम पुरुष के साथ एक स्त्री को पाने के लिए उसके लिए युद्ध करते हुए देख रही थी। जैसे ही उस आदमी की पीठ और कंधों की बड़ी मांसपेशियां उसके प्रयासों के तनाव के नीचे सिकुड़ गईं, और विशाल बाइसेप्स और अग्रबाहु ने उन शक्तिशाली दांतों को नियंत्रित कर लिया, बाल्टीमो की लड़की की धुंधली दृष्टि से सदियों की सभ्यता और संस्कृति का पर्दा हट गया। जब लंबे चाकू ने टेरकोस के हृदय के रक्त को 1 दर्जन बार पी लिया और विशाल शव निर्जीव होकर जमीन पर लुढ़क गया, तो वह एक आदिम स्त्री थी जो अपनी बाहें फैलाकर उस आदिम पुरुष की ओर बढ़ी जिसने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और उसे जीता था। और टार्ज़न, उसने वह किया जो किसी भी सच्चे इंसान को सीखने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी औरत को अपनी बाहों में लिया और उसके उल्टे हाँफते होंठों को चूम चूम कर दबा दिया। एक पल के लिए जेन आधी बंद आंखों के साथ लेटी रही। एक पल के लिए अपने युवा जीवन में पहली बार उसे प्यार का मतलब पता चला। लेकिन जैसे ही अचानक घूंघट हटाया गया था, वह फिर से गिर गया, और एक क्रोधित अंतरात्मा ने उसके चेहरे को अपने लाल लबादे से भर दिया, और एक अपमानित महिला ने वानरों के टार्ज़न को अपने से दूर फेंक दिया और अपने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। टार्ज़न को तब आश्चर्य हुआ था जब उसने पाया कि वो लड़की जिससे उसने एक अस्पष्ट और अमूर्त तरीके से प्यार करना सीखा था, उसकी बाहों में स्वेच्छा से कैदी बन गई थी। अब उसे आश्चर्य हुआ कि वो उसे घृणास्पद लगती थी। वह एक बार फिर उसके करीब आया और उसकी बाँह पकड़ ली। वह एक शेरनी की तरह उसकी ओर मुड़ी और अपने छोटे हाथों से उसके बड़े सीने पर वार करने लगी। टार्ज़न इसे समझ नहीं सका। एक क्षण पहले उसका इरादा जेन को उसके लोगों के पास वापस भेजने का था, लेकिन वह छोटा सा क्षण अब उन धुंधले और सुदूर अतीत में खो गया था जो थे तो थे लेकिन कभी दोबारा नहीं हो सकते, और इसके साथ ही अच्छे इरादे भी असंभव में शामिल हो गए थे। तब से वानरों के टार्ज़न ने एक गर्म, लचीले रूप को अपने करीब महसूस किया था। उसके गाल और मुंह पर गर्म, मीठी सांसों ने उसके सीने में एक नई आग जला दी थी, और उसके सुंदर होंठ उसके जलते हुए चुंबनों से चिपक गए थे जिसने उसकी आत्मा में एक गहरी जलन पैदा कर दी थी, एक जलन जिसने एक नए टार्ज़न की पहचान की थी। फिर से उसने अपना हाथ उसकी बाँह पर रखा। फिर से उसने उसे पीछे धकेल दिया, और फिर वानरों के टार्ज़न ने वही किया जो उसके पहले पूर्वज ने किया होगा। उसने अपनी स्त्री को गोद में उठाया और जंगल में ले गया। अगली सुबह समुद्र तट के किनारे बने छोटे से केबिन में बैठे चारों लोग तोप की गड़गड़ाहट से जाग गए। क्लेटन सबसे पहले बाहर भागा और बंदरगाह के मुहाने के पार उसने 2 जहाज़ों को लंगर डाले हुए देखा। एक एरो था और दूसरा एक छोटा फ्रांसीसी क्रूज़र। दूसरे के दोनों ओर किनारे की ओर देखने वाले लोगों की भीड़ थी, और क्लेटन और उसके साथ आए अन्य लोगों को ये स्पष्ट था कि उन्होंने जो बंदूक की आवाज़ सुनी थी, वो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चलाई गई थी, अगर वे अभी भी केबिन में रहे। दोनों जहाज किनारे से काफ़ी दूरी पर थे, और यह संदेहास्पद था कि क्या उनके शीशे बंदरगाह के किनारों के बीच दूर स्थित छोटे से दल की लहराती टोपियों को देख पाएंगे। एस्मेरल्डा ने अपना लाल एप्रन उतार दिया था और उसे अपने सिर के ऊपर तेजी से लहरा रही थी, लेकिन क्लेटन को अभी भी डर था कि कहीं ये भी न दिख जाए, इसलिए वह तेजी से उत्तरी बिंदु की ओर चला गया, जहां उसकी चिता तैयार थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पीछे सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहे लोगों को बहुत समय बीत गया है, इससे पहले कि वह सूखी शाखाओं और झाड़ियों के विशाल ढेर तक पहुंचे। जैसे ही वह घने जंगल से बाहर निकला और जहाज़ों के सामने आया, तो ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि एरो जहाज रवाना हो चुका था और क्रूज़र पहले से ही चल पड़ा था। 1 दर्जन स्थानों पर चिताओं को जल्दी जल्दी जलाकर वह तेजी से पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, जहां उसने अपनी कमीज उतार दी और उसे एक गिरी हुई शाखा से बांधकर उसे अपने ऊपर आगे पीछे हिलाने लगा। लेकिन फिर भी जहाज बाहर खड़े रहे और उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, जब धुएं का बड़ा स्तंभ एक घने ऊर्ध्वाधर शाफ्ट में जंगल के ऊपर उठ रहा था, जिसने क्रूज़र पर एक चौकीदार का ध्यान आकर्षित किया, और तुरंत 1 दर्जन गिलास समुद्र तट पर गिर गए। कुछ देर बाद क्लेटन ने दोनों जहाज़ों को पुनः आते देखा, और जब एरो समुद्र में चुपचाप बह रहा था,
तो जहाज धीरे धीरे वापस किनारे की ओर बढ़ रहा था। कुछ दूरी पर वह रुक गई और एक नाव उतारकर समुद्र तट की ओर भेज दी गई। जैसे ही यह मसौदा तैयार हुआ, एक युवा अधिकारी सामने आया। महाशय क्लेटन, मुझे लगता है, उन्होंने पूछा। क्लेटन ने जवाब दिया, भगवान का शुक्र है, तुम आ गए। और हो सकता है कि अब भी बहुत देर नहीं हुई हो। आपका क्या मतलब है, महाशय? अधिकारी ने पूछा। क्लेटन ने जेन पोर्टर के अपहरण और उसकी खोज में सहायता के लिए सशस्त्र लोगों की आवश्यकता के बारे में बताया। सोमदेव, अधिकारी ने दुखी होकर कहा, कल और बहुत देर नहीं हुई होती आज, और शायद ये बेहतर होता कि बेचारी महिला कभी नहीं मिलती। ये भयानक है, महाशय, ये बहुत भयानक है। अब अन्य नावें भी क्रूजर से उतर चुकी थीं, और क्लेटन ने अधिकारी को बंदरगाह का प्रवेश द्वार दिखाते हुए उसके साथ नाव में प्रवेश किया और नाव का अगला भाग छोटी सी भूमि से घिरी खाड़ी की ओर मुड़ गया, जिसके पीछे पीछे अन्य नावें भी चली गईं। जल्द ही पूरा दल वहां पहुंच गया जहां प्रोफेसर पोर्टर, मिस्टर फिलिंडर और रोती हुई एस्मेरल्डा खड़ी थीं। जहाज से रवाना होने वाली अंतिम नावों में सवार अधिकारियों में जहाज का कमांडर भी था, और जब उसने जेन के अपहरण की कहानी सुनी तो उसने उदारतापूर्वक प्रोफेसर पोर्टर और क्लेटन के साथ उनकी खोज में जाने के लिए स्वयंसेवकों को बुलाया। उन बहादुर और सहानुभूतिशील फ्रांसीसी लोगों में से एक भी अधिकारी या आदमी ऐसा नहीं था जिसने अभियान में शामिल होने के लिए तुरंत अनुमति न मांगी हो। कमांडर ने 20 लोगों और 2 अधिकारियों, लेफ्टिनेंट डी अर्नोट और लेफ्टिनेंट चारपेंटिया को चुना। प्रावधानों, गोला बारूद और कार्बाइन के लिए एक नाव को क्रूजर पर भेजा गया। लोग पहले से ही रिवाल्वर से लैस थे। फिर क्लेटन ने जब पूछा कि उन्होंने तट से दूर लंगर कैसे डाला और सिग्नल गन कैसे चलाई, तो कमांडर कैप्टन डुफ्रेन ने बताया कि 1 महीने पहले उन्होंने काफी नीचे दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज एरो को देखा था, और जब उन्होंने उसे आने का संकेत दिया था तो वह और अधिक पाल पर सवार हो चुका था। उन्होंने सूर्यास्त तक उसका पतवार ऊपर रखा, उसके पीछे कई गोलियां चलाईं, लेकिन अगली सुबह वह कहीं नजर नहीं आई। इसके बाद वे कई हफ्तों तक तट पर ऊपर नीचे घूमते रहे और हाल ही में हुई पीछा करने की घटना को लगभग भूल ही गए थे, जब कुछ दिन पहले एक सुबह चौकीदार ने बताया था कि एक जहाज भारी समुद्र की गर्त में फंस गया है और जाहिर तौर पर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। जैसे जैसे वे जहाज के पास पहुंचते गए, उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह वही जहाज था जो कुछ हफ्ते पहले उनसे भाग गया था। उसके फॉरेस्टेसल और मिजेन स्पैंकर को इस तरह से सेट किया गया था मानो हवा में उसका सिर ऊपर रखने की कोशिश की गई हो, लेकिन चादरें अलग हो गई थीं और हवा के आधे झोंके में पाल फटकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। समुद्र में जो उफान था, उसमें पुरस्कार विजेता चालक दल को जहाज पर चढ़ाना एक कठिन और खतरनाक कार्य था, और चून की डेक के ऊपर जीवन के कोई संकेत नहीं देखे गए थे, इसलिए हवा और समुद्र के शांत होने तक वहीं खड़े रहने का निर्णय लिया गया। लेकिन तभी एक आकृति रेलिंग से चिपकी हुई दिखाई दी, जो उनकी ओर निराशा का मूक संकेत दे रही थी। तुरंत ही नाव के चालक दल को आदेश दिया गया और एरो पर चढ़ने का सफल प्रयास किया गया। जब फ्रांसीसी जहाज के किनारे चढ़े तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह भयावह था। 1 दर्जन मृत और मरते हुए लोग पिचिंग डेक पर इधर उधर लुढ़क रहे थे। जीवित लोग मृतकों के साथ घुल मिल गए थे। 2 लाशों को ऐसा लग रहा था मानो भेड़ियों ने उन्हें आंशिक रूप से खा लिया हो। पुरस्कार विजेता चालक दल ने शीघ्र ही जहाज को पुनः उचित पाल के नीचे कर दिया तथा दुर्भाग्यपूर्ण कंपनी के जीवित सदस्यों को नीचे उनके झूलों तक ले जाया गया। मृतकों को तिरपाल में लपेटकर डेक पर बांध दिया गया ताकि उनके साथी उनकी पहचान कर सके और फिर उन्हें गहरे समुद्र में फेंक दिया गया। जब फ्रांसीसी सैनिक एरो के डेक पर पहुंचे तो कोई भी जीवित व्यक्ति होश में नहीं था। यहाँ तक कि वह बेचारा शैतान जिसने संकट का एक निराशाजनक संकेत दिया था, वह भी बेहोश हो गया था, इससे पहले कि उसे पता चले कि उसका कोई फायदा हुआ या नहीं। फ्रांसीसी अधिकारी को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि जहाज पर इतनी भयानक स्थिति क्यों थी। जब लोगों को राहत देने के लिए पानी और ब्रांडी की तलाश की गई तो पता चला कि वहां कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का भोजन भी नहीं था। उन्होंने तुरंत क्रूजर को पानी,
दवा और भोजन भेजने का संकेत दिया और एक अन्य नाव ने एरो तक खतरनाक यात्रा की। जब उन पर दवाइयां डाली गईं तो उनमें से कई लोगों को होश आ गया और फिर पूरी कहानी सुनाई गई। इसका एक हिस्सा हमें स्नैप्स की हत्या के बाद एरो के नौकायन और खजाने के संदूक के ऊपर उसके शरीर को दफनाने तक पता है। ऐसा लगता है कि क्रूजर द्वारा पीछा किए जाने से विद्रोही इतने भयभीत हो गए थे कि उसे खोने के बाद भी वे कई दिनों तक अटलांटिक महासागर के पार आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जहाज पर पानी और भोजन की आपूर्ति बहुत कम है, तो वे पूर्व की ओर वापस लौट गए। जहाज पर नौवहन की समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति न होने के कारण उनके ठिकानों के बारे में शीघ्र ही चर्चा होने लगी, और चूंकि पूर्व की ओर 3 दिन की नौकायन के बाद भी जमीन नहीं मिली, इसलिए वे उत्तर की ओर बढ़ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि प्रबल हो रही तेज उत्तरी हवाएं उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर से दूर ले जाएंगी। वे 2 दिन तक उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में चलते रहे, फिर 1 सप्ताह तक शांति रही। उनका पानी खत्म हो गया था और अगले दिन वे बिना भोजन के रह गए। हालात तेजी से बदतर होते चले गए। एक आदमी पागल हो गया और नाव से कूद गया। जल्द ही दूसरे ने अपनी नसें खोल ली और अपना ही खून पी लिया। जब वो मर गया तो उन्होंने उसे भी जहाज से बाहर फेंक दिया। हालांकि उनमें से कुछ लोग थे जो लाश को जहाज पर ही रखना चाहते थे। भूख उन्हें मानव पशु से जंगली जानवर में बदल रही थी। क्रूजर द्वारा उठाए जाने से 2 दिन पहले वे जहाज को संभालने में असमर्थ हो गए थे और उसी दिन 3 लोगों की मौत हो गई। अगली सुबह देखा गया कि उनमें से एक शव को आंशिक रूप से खा लिया गया था। उस दिन भर वे लोग शिकारी जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरते रहे और अगली सुबह 2 लाशें लगभग पूरी तरह से मांस से रहित पड़ी थीं। लोग अपने भयानक भोजन के बाद भी थोड़े ही मजबूत थे, क्योंकि पानी की कमी उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी जिससे वे जूझ रहे थे। और फिर क्रूजर आ गया। जब जो लोग होश में आ सके, उन्होंने पूरी कहानी फ्रांसीसी कमांडर को बता दी थी, लेकिन वे लोग इतने अज्ञानी थे कि वे यह नहीं बता पाए कि प्रोफेसर और उनका दल तट के किस बिंदु पर फंस गया था। इसलिए क्रूजर धीरे धीरे भूमि के निकट तक आगे बढ़ता रहा, बीच बीच में सिग्नल गन चलाता रहा और समुद्र तट के हर इंच को चश्मे से देखता रहा। उन्होंने रात में ही लंगर डाल दिया था ताकि तटरेखा का एक कण भी अनदेखा न हो जाए, और ऐसा हुआ कि पिछली रात ही वे उसी समुद्र तट पर पहुंच गए जहां वह छोटा सा शिविर था जिसकी उन्हें तलाश थी। ऐसा माना जा रहा था कि पिछली दोपहर की सिग्नल बंदूकों की आवाज किनारे पर खड़े लोगों ने नहीं सुनी थी, क्योंकि वे निस्संदेह जंगल के घने इलाके में जेन पोर्टर की तलाश में गए थे, जहां झाड़ियों के बीच से उनकी खुद की बंदूकों की आवाज ने दूर से आ रही बंदूक की आवाज को दबा दिया होगा। जब तक दोनों पक्षों ने अपने साहसिक कारनामों का वर्णन किया, तब तक क्रूजर की नाव अभियान के लिए रसद और हथियार लेकर वापस आ चुकी थी। कुछ ही मिनटों में नाविकों का छोटा दल और 2 फ्रांसीसी अधिकारी, प्रोफेसर पोर्टर और क्लेटन के साथ, जंगल की ओर अपनी निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण खोज पर निकल पड़े।